नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है ज्ञानधारा गुरुकुलम यूट्यूब चैनल पे। मैं विजय उपाध्याय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज का 5वां वीडियो आज आप सभी लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है, जहां हम लोग वैदिक सभ्यता के दूसरे भाग को देखेंगे। प्रिय साथियों, यदि आपने पहले वीडियो को नहीं देखा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग जाएँ और वैदिक सभ्यता के पहले भाग को अवश्य देखें। प्रिय साथियों, जैसा कि हम लोगों ने पहले भाग में यह डिस्कस कर लिया है कि वैदिक सभ्यता क्या थी और इसको कैसे विभाजित किया जाता है। विभिन्न इतिहासकार कैसे आर्यों के आगमन को प्रदर्शित करते हैं कि कहाँ कहाँ से आर्यों का आगमन भारत में होता है, और उसमें हम लोगों ने यह भी देखा कि कैसे जो प्रमाणित स्रोत या हम कहें जो कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं और कुछ लिखित स्रोत प्राप्त हुए हैं जिनके द्वारा वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार दूसरे वीडियो में हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में वैदिक सभ्यता में देखा कि दो भागों में इसको विभाजित किया गया, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इस दूसरे भाग में, वैदिक सभ्यता के दूसरे भाग में पूर्व वैदिक काल के बारे में देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थितियाँ कैसी थी, उस समय के लोग कैसे जीवन यापन कर रहे थे, और उससे जुड़े जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसका समावेश यहाँ आपको देखने को मिलेगा। प्रिय साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक पूर्व वैदिक काल को। ठीक है, जब पूर्व वैदिक काल के बारे में जो स्रोत प्राप्त हुए हैं उसके बारे में कुछ जानकारियां यहाँ हैं, उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसका काल निर्धारण होता है पूर्व वैदिक काल का। ठीक है, तो हम लोग पहले पॉइंट में देखेंगे राजनीतिक जीवन कैसा था पूर्व वैदिक काल के समय। ठीक है, तो जब राजनीतिक जीवन की बात की जाए तो यहाँ ढेर सारी जानकारियाँ मिलती हैं जिसके द्वारा यहाँ के लोगों का जो एक राजनीतिक जीवन था उसके बारे में कुछ अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम जब राजनीतिक जीवन की बात करें तो पूर्व वैदिक काल के लोग कबीलाई जीवन जीते थे, अर्थात कबीलों में निवास करते थे, इधर से उधर, अर्थात उनका आगमन होता रहता था कि कुछ समय कबीला यहाँ निवास करेगा, कुछ समय पश्चात दूसरे जगह कबीला निवास करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ इनका जो कबीलाई जीवन था, जब कबीला जो था वह ज़्यादा बड़ी संख्या में हो जाता था तो उसे जन या हम कहें एक समूह के रूप में जाना जाता था, जो कि जन के रूप में हम लोगों के सामने आता है। क्या उन्हें जन कहा जाता था? जो ज़्यादा संख्या में हो जाता था कबीला उसे जन कहा जाता है। और जन के जो एक नेतृत्व करता थे या हम कहें जो मुखिया होते थे उन्हें राजन के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में? राजन के रूप में जाना जाता था। अर्थात जो कबीलाओं का एक समूह था वह जन के रूप में जाना जाता था, और जन के जो राजा होते थे या हम कहें नेतृत्वकर्ता जो होते थे उनको जाना जाता था राजन के रूप में। और राजन की सहायता के लिए कुछ नियम या हम कहें सहायता के लिए कुछ समितियां होती थी, संस्था होती थी, जिसके द्वारा उनको मार्गदर्शन दिया जाता था, सहायता की जाती थी। ठीक है, तो वह संस्थाएं थी समिति, सभा, विदथ और गण। अभी आगे हम लोग देख रहे हैं कि समिति, सभा, विदथ और गण क्या था। उससे पहले राजन जो थे, जो राजा होते थे जन के, उनको कुछ अधिकार थे या हम कहें कुछ अधिकार नहीं भी थे, तो उसको हम लोग देखें। यह सीमित शक्तियों वाला पद था। राजन जो एक पद था यह सीमित शक्तियों वाला पद था, और साथ ही साथ इनको सेना, अर्थात राजन के पास सेना नहीं होती थी। अर्थात युद्ध के समय या ऐसी कुछ परिस्थितियां जब बने तो इनके पास कोई एक निश्चित सेना नहीं होती थी कि यह हमारी सेना है। ठीक है, और साथ ही साथ यह नियमित कर, अर्थात राजन को नियमित कर भी नहीं प्राप्त होता था कि नियमित रूप से इनको कर मिले। और साथ ही साथ इनके पास न्याय की शक्ति या हम कहें जस्टिस की शक्ति इनके पास नहीं थी कि कोई ऐसा मामला आ जाए जहां न्याय करना हो, तो यह शक्ति भी राजन को नहीं प्राप्त थी। अब तक हम लोगों ने राजनीतिक जीवन में पहले देखा कि जो पूर्व वैदिक काल के लोग थे वह कबीलाई जीवन जीते थे, और इनका जो कबीलों का एक समूह होता था उसे जन के रूप में जाना जाता था, और जन के जो मुखिया होते थे उन्हें राजन कहा जाता था। और राजन के पास सहायता के लिए कुछ संस्थाएं थी, उन संस्थाओं को हम लोग आगे देख रहे हैं। और जो राजन का पद था इसमें क्या क्या होता था उसको भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। अब बात करें जो संस्थाएं राजन की सहायता के लिए बनी थी उसके बारे में हम लोग देखें तो समिति, सभा, विदथ और गण यह समितियां थीं, कुछ संस्थाएं थीं जिनके द्वारा राजन की सहायता की जाती थी। ठीक है, तो समिति के बारे में हम लोग पहली जो एक संस्था थी वह समिति थी
इसमें पुरुष और महिलाएं अर्थात जो पूर्व वैदिक काल के लोग थे, इसके जो पुरुष वर्ग था और महिला वर्ग थे, दोनों लोग इसके सदस्य हो सकते थे समिति के। और यहाँ समिति में आम बिंदुओं पर सलाह या हम कहें चर्चा परिचर्चा की जाती थी और राजा राजन को सलाह दी जाती थी। ठीक है, अब तक हम लोगों ने देख लिया कि समिति क्या थी और कैसे उसका कार्य होता था। उसके बाद हम दूसरी समिति या हम संस्था की बात करते हैं जो सभा के रूप में जानी जाती थी, और साथ ही साथ सभा के जो सदस्य होते थे उसकी हम बात करें तो सभा में पूर्व वैदिक काल के जो उच्च वर्ग के कुलीन वर्ग के लोग होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, वह इसके सदस्य होते थे। और इसमें यह बहुत छोटी संस्था थी, चूँकि जो कुलीन वर्ग था या हम कहें जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे पूर्व वैदिक काल के, वह सभा के सदस्य होते थे। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरी संस्था को हम लोगों ने देखा, पहले समिति को देखा, दूसरी सभा को देखा। तीसरी की बात करें तो विदत आती है। यह पूर्व वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था थी। कौन? विदत। और साथ ही साथ उपज के भाग बांटने के लिए इसमें जो एक पुरुष और महिला दोनों जो पूर्व वैदिक काल के सदस्य थे, पुरुष और महिला दोनों लोग इसमें भाग लेते थे। और यह इसका काम होता था जो युद्ध के दौरान युद्ध में विजय के पश्चात जो मिली वस्तुएं हैं उनको बांटने के लिए, और साथ ही साथ उपज के जो भाग बांटने के लिए एक हम कहें समन्वय का काम करती थी विदत, जो एक संस्था थी। ठीक है, पूर्व वैदिक काल की। उसके बाद हम लोग गढ़ की बात करें, चौथी एक सभा संस्था थी जो गढ़ के रूप में जानी जाती थी। इसमें भी उच्च वर्ग की एक संस्था थी, यह भी एक उच्च वर्ग की संस्था थी और इसके भी सदस्य कुलीन वर्ग के लोग हुआ करते थे, अर्थात पढ़े लिखे लोग इसके सदस्य होते थे। ठीक है, हम लोगों ने समिति को देखा, सभा को देखा, विदत को देखा और गण को देखा। अब तक 4 जो संस्थाएं थी राजन की सहायता के लिए, उसके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे हम लोगों ने देखा। आते हैं हम लोग अगले बिंदु की तरफ। तो राजन की सहायता के लिए कुछ अधिकारी भी नियुक्त होते थे, उनके नाम हम लोग देखेंगे तो पुरोहित, सेनानी, पुरप, अस्पस, यह जो कुछ पद थे या कुछ पदाधिकारी थे जो राजन की सहायता करते थे। ठीक है, तो पुरोहित वही होते थे जो धार्मिक या हम कहें जो पूजा पाठ जैसे कार्यों को संपन्न कराते थे राजन के, वह पुरोहित कहलाते थे। सेनानी वह होते थे जो युद्ध कौशल में अपनी प्रतिभा दिखाते थे, और साथ ही साथ पूरब वह होते थे जो दुर्गों की रक्षा करते थे, और स्पष्ट वह होते थे जो कर वसूलते थे। ठीक है, तो इस प्रकार युद्ध भी करते थे। स्पष्ट जो सेना थी यह। ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक देख लिया कुछ जो पदाधिकारी थे किनके, राजन के, जो उनकी सहायता के लिए कुछ पदाधिकारी भी होते थे, और इन पदाधिकारियों को रत्निन कहा जाता था और इनकी संख्या पूर्व वैदिक काल में 7 थी। जो पदाधिकारी थे इनकी संख्या 7 थी और इन्हें रत्निन कहा जाता था। ठीक है, अब तक हम लोगों ने राजनीतिक जीवन को देख लिया कि पूर्व वैदिक काल के लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था। अब आते हैं हम लोग अगले बिंदु की तरफ, अर्थात सामाजिक जीवन की तरफ की पूर्व वैदिक काल के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। ठीक है, तो जब सामाजिक जीवन की बात की जाए तो जो पूर्व वैदिक काल था यह जो समतावादी समाज था, पूर्व वैदिक काल जो था वह समतावादी समाज था, और साथ ही साथ कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का भी प्रचलन यहाँ के सामाजिक जीवन में, अर्थात पूर्व वैदिक काल के सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था का जो वर्ण व्यवस्था थी यह कर्म पे आधारित थी, ना कि जन्म पर आधारित। एक ही परिवार के जो सदस्य होते थे वह अनेक वर्णों के हो सकते थे, अर्थात ब्राह्मण भी हो सकते थे, क्षत्रिय भी हो सकते थे, वैश्य भी हो सकते थे और शूद्र भी हो सकते थे। ठीक है, इसका प्रमाण साहित्य के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो पूर्व वैदिक काल का समाज था यह वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ठीक है, और एक ही परिवार के सदस्य अनेक वर्णों के हो सकते थे। ठीक है, तो यह रहा यहाँ की सामाजिक व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं। तो कर्म पर आधारित सामाजिक व्यवस्था थी और एक ही परिवार के जो अलग अलग वर्णों के लोग एक ही परिवार में निवास कर सकते थे। ठीक है, तो कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था पूर्व वैदिक काल की देखने को मिलती है, और साथ ही साथ दास प्रथा का प्रचलन भी देखने को मिलता है, लेकिन शोषण मुक्त दास प्रथा का प्रचलन पूर्व वैदिक काल में था, अर्थात शोषण रहित जो एक हम कहें कि यहाँ की दास प्रथा थी उसका भी प्रचलन देखने को मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ जैसा हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा कि वहाँ मातृ सत्तात्मक परिवार की व्यवस्था थी, यहाँ हम लोग देखते हैं
पितृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था देखने को मिलती है कहाँ, पूर्व वैदिक काल में। तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो पूर्व वैदिक काल की परिवार व्यवस्था थी वह किस क्रम पर थी, या हम कहें किस प्रकार की थी, तो पितृसत्तात्मक सत्ता यहाँ थी, ठीक है। और साथ ही साथ लोग, यहाँ के जो लोग हैं वह समूह में निवास करते थे, ठीक है। हम तक हम लोगों ने देख लिया सामाजिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 16 संस्कारों की। चूंकि पूर्व वैदिक काल में 16 संस्कारों का प्रचलन था, वह 16 संस्कार कौन कौन से हैं यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो 16 संस्कारों में एक व्यक्ति जब जन्म लेता है उसके, या हम कहें उसके 16 संस्कार निर्धारित होते थे पूर्व वैदिक काल में। वह कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखें तो गर्भधान, पुंसवन, सीमोन्तनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्न प्राशन, मुंडन, कर्णवेधन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, संवर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। इस प्रकार जो 16 संस्कार थे इनका भी वर्णन पूर्व वैदिक काल में देखने को मिलता है। 16 संस्कार कौन कौन से हम लोगों ने देख लिया। और साथ ही साथ पूर्व वैदिक काल में दहेज प्रथा का जो एक प्रचलन है यह नहीं था, अर्थात पूर्व वैदिक काल में दहेज प्रथा का प्रचलन देखने को नहीं मिलता है। और साथ ही साथ बाल विवाह का भी प्रचलन यहाँ के सामाजिक जीवन में, पूर्व वैदिक काल के सामाजिक जीवन में देखने को नहीं प्राप्त होता है। और साथ ही साथ पुनर्विवाह का प्रचलन यहाँ देखने को मिलता है, अर्थात स्त्री अपने निर्णय के अनुसार पुनर्विवाह जैसे एक क्रम को अनुसरण कर सकती थी, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने प्रिय साथियों पहले राजनीतिक जीवन को देख लिया पूर्व वैदिक काल के, उसके बाद सामाजिक जीवन को देख लिया। अब आते हैं हम लोग सामाजिक जीवन के पश्चात हम लोग आते हैं आर्थिक जीवन की तरफ, अर्थात जो पूर्व वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था थी वह कैसी थी। तो कृषि का प्रचलन इतना अधिक नहीं होने के कारण पूर्व वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी यह पशुपालन पर आधारित थी, अर्थात पशुपालन का ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता है और कृषि का कम प्रयोग देखने को मिलता है। कहाँ तो पूर्व वैदिक काल में प्रिय साथियों, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ बिंदुओं को देखेंगे। तो गाय, जो एक गाय थी, इसका ऋग्वेद में 176 बार वर्णन, या हम कहें 176 बार इसका जिक्र होता है। इस क्रम में यह कहा जा सकता है कि पूर्व वैदिक काल में गाय एक बहुत ही हम कहें महत्वपूर्ण पशु के रूप में प्रचलित थी, ठीक है। तो वह गाय थी, तो अर्थव्यवस्था का जो आधार था वह पशुपालन ही था। और उद्योगों की बात करें तो यहाँ उद्योग में तांबे का प्रयोग देखने को मिलता है, चूँकि बढ़ईगिरी का भी प्रचलन यहाँ देखने को मिलता है कहाँ, पूर्व वैदिक काल में। और साथ ही साथ रथों के निर्माण के लिए कुछ ऐसे उद्योग भी, छोटे मोटे उद्योग भी देखने को प्राप्त होते हैं कहाँ, पूर्व वैदिक काल में, अर्थात रथ और इस प्रकार के कुछ उपकरण निर्माण के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ मुद्रा का प्रचलन नहीं था, पूर्व वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। और इस क्रम में जो वहाँ के लोग होते थे पूर्व वैदिक काल के लोग, वह विनिमय प्रणाली पर आधारित लेन देन, अर्थात विनिमय प्रणाली के द्वारा यह आर्थिक क्रियाओं या आर्थिक गतिविधियों को अंजाम देते थे। कौन? पूर्व वैदिक काल के लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब तक हम लोगों ने आर्थिक जीवन को देखा, अब हम लोग एक महत्वपूर्ण बिंदु धार्मिक जीवन को देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल के लोगों का धार्मिक जीवन कैसे था, ठीक है। तो जब धार्मिक जीवन की बात की जाए तो पूर्व वैदिक काल के लोग चूँकि बहुत ही धार्मिक अनुष्ठानों को किया करते थे, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक व्यवस्था थी। कौन? पूर्व वैदिक काल के लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक लोग थे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ प्राकृत पूजा का वर्णन देखने को मिलता है कहाँ? पूर्व वैदिक काल के लोगों में। और प्रकृत पूजा यह लोग करते थे और बहुदेववाद का प्रचलन भी देखने को मिलता है, अर्थात अनेक देवताओं की पूजा का प्रचलन भी पूर्व वैदिक काल के लोगों में देखने को प्राप्त होता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ 33 देवी देवताओं का वर्णन भी देखने को मिलता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि बहुदेववाद का प्रचलन भी था, ठीक है। महत्वपूर्ण देवता की बात करें तो इंद्र पूर्व वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे, चूंकि इनका ऋग्वेद में 250 बाण, मतलब 250 या हम कहें 250 श्लोकों में इनका वर्णन देखने को मिलता है। किसका? इंद्र, जिसे पुरंदर के नाम अर्थात दुर्गों को तोड़ने वाला के रूप में भी जाना जाता है पूर्व वैदिक काल में, ठीक है। उसके बाद दूसरे मुख्य देवता की बात करें तो अग्नि यहाँ के महत्वपूर्ण देवता थे, जिनको
या हम कहें पूर्व वैदिक काल के लोगों में यह प्रचलन था कि यदि हम अग्निदेव को कुछ समर्पित करें, अग्नि में कुछ डालें, तो वह डायरेक्ट ईश्वर को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इनका भी 200 बार 200 श्लोकों में इनका जिक्र मिलता है। तो इस प्रकार इंद्र जिनका 250 श्लोकों में वर्णन मिलता है और अग्नि जिनका 200 श्लोकों में वर्णन मिलता है, यह 2 महत्वपूर्ण देवता थे पूर्व वैदिक काल के। इसके बाद अब कुछ देवताओं की बात करें तो 3 क्रम में हम लोग देख सकते हैं, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता और कहाँ के देवता, तो आपको याद रखना है आकाश के देवता। तो 3 देवताओं का क्रम हम देख सकते हैं, अंतरिक्ष के देवता, दूसरे पृथ्वी के देवता, तीसरे आकाश के देवता। अंतरिक्ष के देवताओं की बात करें तो इंद्र, मारुत और रुद्र और वायु यहाँ अंतरिक्ष के देवता के रूप में प्रचलित थे। और पृथ्वी के देवता की बात करें तो अग्नि, पृथ्वी, सोम और बृहस्पति पृथ्वी के देवता के रूप में पूर्व वैदिक काल में प्रचलित थे। और साथ ही साथ आकाश के देवता की बात करें तो आकाश के देवताओं का भी आकाश के देवताओं के वर्णन भी देखने को मिलता है पूर्व वैदिक काल में। कौन कौन से देवता थे, तो आकाश के सूर्य देव थे, वरुण थे, उषा देवी, सविता देवी और विष्णु देवता का जिक्र आकाश के देवता के रूप में पूर्व वैदिक काल में देखने को प्राप्त होता है। प्रिय साथियों, अब तक हम लोगों ने पूर्व वैदिक काल के पहले राजनीतिक जीवन को देखा, उसके बाद सामाजिक जीवन को देखा, उसके बाद आर्थिक जीवन को देखा, उसके बाद धार्मिक जीवन को देखा, ठीक है। और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य रहे उनको भी समझने का प्रयास इस वीडियो में किया। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। पसंद आने पे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें ज्ञानधारा गुरुकुलम के साथ, क्योंकि आपको कंटिन्यू यहाँ जीएस की बराबर कक्षाएँ प्राप्त होती रहेंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।